हेलो एवरीवन। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम पब्लिक क्लाउड के बारे में। तो ये आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल है ये, बिल्कुल छोटा सा। कि जैसे कि मैं आपको बताऊं तो कोई कंपनी कैसे क्लाउड को अडॉप्ट करता है। जैसे मान के चलो कि आपकी ये कंपनी यहाँ पे है, ठीक है। आप लोकेशन आपका कहीं भी हो सकता है, आपका जो हेडक्वार्टर है कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। आप यूरोप में हो, इंडिया में हो, या आपकी कंपनी यूएस बेस्ड है, ठीक है। उनके पास कभी ना कभी कोई ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, वीएमवेयर में रहा होगा, या उनके पास विंडोज़ में रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा उनके पास रहा होगा, और इनके पास मेल सर्वर्स, एक्टिव डायरेक्टरी, और आप कहें कि डेटाबेसेस और इनके एप्लीकेशंस, ये बिल्कुल ऐसे रहे होंगे, ठीक है। अब क्या होता है ना, कंपनी को जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो कभी आपके सर्वर्स में हार्ड डिस्क बदलना है, कभी कोई सर्वर ख़राब हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी। और अक्सर जो कंपनीज होती हैं वो क्यों माइग्रेट करती हैं, वो इसलिए माइग्रेट करती हैं कि बार बार जो सर्विस है ना वो इंटरप्शन होता है। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो डेटा सेंटर है इनका ऑन प्रेमिसेस, इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हार्डवेयर की वजह से और बार बार कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, साइबर अटैक्स भी होते हैं कई बार, तो उसकी वजह से कंपनी को सोचना पड़ता है कि यहाँ पे हम पैसे लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें सर्विस जो है हमारा ख़राब हो रहा है। तो बेटर है कि हम इसको किसी क्लाउड पे ले जाएं, ठीक है। तो वो क्लाउड पे कैसे लेके जाते हैं, तो सबसे पहले जो आपका ये हाइब्रिड पड़ा हुआ है, इसको ऑन प्रेमिस से जो पड़ा हुआ है इसको हाइब्रिड बनाते हैं। तो हाइब्रिड क्या है, यहाँ से कुछ, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ कि ये मेल सर्वर है, मान के चलो, तो मेल सर्वर क्या करेंगे, वो ऑफिस 365, ठीक है, ये चला गया आपके माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो ये सर्वर गायब यहाँ से, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और आजकल मोस्टली जितनी भी कंपनीज है ना, कोई बहुत कम ही ऐसे होंगे जो अपने खुद के मेल सर्वर्स यूज़ करते होंगे, सब माइग्रेट कर चुके हैं। फ़ायदा इसका ये है कि जो आपका ऑफिस का जो आपका सब्सक्रिप्शन आता है, उसमें क्या, देखो आपको क्या है ना, लाइसेंस तो खरीदना पड़ता है एमएस ऑफिस के लिए, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के लिए, है ना। उसके साथ आपको आउटलुक भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसमें और पैसे डाल देना तो आपको एक एक्सचेंज सर्वर, प्रॉपर एक्सचेंज सर्वर मिल जाएगा। तो ये उस तरह से इसको हटा दिया, तो ये वाला जो पोर्शन था ये हट गया। नेक्स्ट जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो एप्लीकेशन को मूव करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले एक्टिव डायरेक्टरी को। तो एक्टिव डायरेक्टरी को क्या करेंगे, वो AWS पे ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ले जाएंगे, और यहाँ से इसको जोड़ देंगे आपके हाइब्रिड से, ठीक है। एक एडी कनेक्टर आता है, तो एडी कनेक्टर के थ्रू ना ये दोनों को जोड़ देंगे। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाओगे और उसके थ्रू आपके जो ऑन प्रेमिसेस को जोड़ दोगे, और यहाँ से पूरा जो भी आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी चीज़ है उसके अंदर कंपोनेंट्स है, डेटा है, वो सब आप यहाँ पे क्या करोगे, माइग्रेट कर दोगे। इसको आप अपने माइग्रेट कर दिया, तो अब ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब आप आराम से धीरे धीरे जो है, पहले तो आप डेटाबेस को यहाँ से कॉपी करोगे, डेटाबेस को आप डाल दिया यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे डीबी डाल दिया आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया, डीबी को आपने क्लस्टर्ड बना दिया, तो ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, तो एक डीबी का पूरा स्टैक बन गया ये, ठीक है। ये आपका डीबी का स्टैक बन गया। इसके बाद आपने क्या किया, एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने ऐप को भी माइग्रेट कर दिया। और उसके बाद आपने क्या किया, कट ओवर किया। कट ओवर इसको बोलते हैं कि आपने यहाँ के सर्विस को कट करके यहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनएस की एंट्री। तो डीएनएस की एंट्री तो आपने बस एक डीएनएस की एंट्री करना था कि इसका अब यहाँ पे जो ट्रैफिक आएगा वो डीएनएस की एंट्री से आएगा ना। तो जैसे डीएनएस का एंट्री आपका प्रोपोगेट होगा, आपका यहाँ से चलना स्टार्ट, तो इस तरह से काट के यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, ऐसे भी होता है कि कुछ सर्विसेज ऐसे होते हैं जो स्टिल यहाँ पे चलते हैं, छोटे मोटे कई सारी चीज़, पेरोल के सॉफ्टवेयर हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग ना अपने छोटे मोटे चीज़ों के लिए हाइब्रिड जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तब भी से यूज़ करते हैं। तो ये तरीका है इसको मूव करने का। अब जो कंपनी है हमारी, ठीक है, ये अगर मूव करती है फिर धीरे धीरे चाहे तो यहाँ से बिल्कुल हटा सकती है अपना जो भी है उसको, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारे हार्डवेयर खरीद रखे हैं तो चाहते भी हैं कि कुछ सर्विसेज हमारे पास रहे और हाइब्रिड इसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि AWS की बात करूँ मैं यहाँ से, तो AWS मेरा जो है, ये जो दो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये एक्चुअल में क्या है, आपके दो डेटा सेंटर से हैं जिसको हम रीजन कहते हैं। तो रीजन आप कोई भी जब अवेलेबिलिटी ग्रुप
देखते हो तो मान के चलो जो उसका लास्ट में ABC ऐसे कुछ लिखा होता है ना, US ईस्ट 1A ऐसे कुछ लिखा होता है, तो उसके अंदर जो जैसे मान के चलो ये US ईस्ट का है, ये जो है मेरा अगर US ईस्ट का है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये है आपका US ईस्ट, ठीक है, ये आपका US ईस्ट है। तो US ईस्ट में क्या है ना, उन्होंने 2 या 3 या 4 जितने भी उनके पास डेटा सेंटर होंगे, 5 भी हो सकता है क्या पता, तो 3 मान के चलो, तो फिलहाल यहाँ पे 2 को डिनोट मैं कराता हूँ। तो US ईस्ट में क्या करेंगे ना, ये जो प्लेस है US ईस्ट जो है, मान के चलो कोई प्लेस होगा US में, ठीक है, US में कोई शहर का नाम होगा, वहां पे एक बना देंगे, इसको A कर देंगे, ठीक है, या इसको A बना देंगे और इसको कर देंगे B, US इसको कर देंगे B, ऐसा कुछ इनका सिस्टम चलता है। तो इससे क्या फायदा है, एक ही शहर में 2 डेटा सेंटर बनाने से क्या फायदा, फायदा ये है कि अगर इसको कुछ हो गया ना तो यहां से चला सके, ठीक है, अगर इस डेटा सेंटर में आग लग गई, खराब हो गया, पूरा डेटा सेंटर खत्म हो गया, तो यहां से चला सके। और इसी तरह ना US ईस्ट में आप देखोगे सेम ऐसा ही डेटा सेंटर और भी होगा, उसको US C मान के चलो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है कि एक दूसरे के उसमें, और सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज है या सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है ना US ईस्ट में ही है, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया लोग ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, और क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सर्विसेज है, सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, यहीं से AWS ने स्टार्ट किया था 2016 में, फिर धीरे धीरे पूरे दुनिया भर में फैला। मेरा समझाने का मतलब ये है कि डेटा सेंटर्स काम कैसे करते हैं। AWS ने एक शहर लिया, एक शहर में 2 या 3 डेटा सेंटर बना दिए और सबको जोड़ दिया कि भाई अगर ये खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, तो भाई इससे चला लेना, एक और जो बनाया उससे चला लेना, ये तरीका होता है। तो ऐसी ये एक रीजन की बात है, ठीक है। US ईस्ट 1 ऐसे US वेस्ट भी होगा, साउथ ईस्ट एशिया होगा, है ना, और ऐसे आपके यूरोप के भी कई सारे कंट्रीज होंगे, तो सब जगह ऐसी तर्ज पे बना हुआ है। एग्जाम्पल है, ऐसी आपका बना हुआ है। अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो एटलीस्ट 2 डेटा सेंटर तो आपको मिलेगा ही, 2-3 तो आपको मिलेगा ही। अगर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में भी आपको 2 या 3 रीजन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दुनिया भर में ऐसे डेटा सेंटर्स हैं जो AWS ने फैला रखे हैं और ये इसी तरीके से काम करते हैं। अगर मैं इसका और अब जैसे इस एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर की हम बात करें, इसकी हम बात करें कि इसके अंदर क्या होता है ना, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये सबसे, आप उतना कॉम्प्लेक्स मत कहो, इसमें बहुत कम ही सर्विसेज है, लेकिन अगर पूरे सर्विसेज को मिला लेना तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक सिंपल सा सर्विसेज बता रहा हूँ कि एक डेटा सेंटर के अंदर हो क्या सकता है। यहाँ पे आपका AWS का प्राइवेट लिंक कुछ लिखा है, क्लाउड ट्रेल लिखा है, तो ये सब सर्विसेज हैं। आप एक डेटा सेंटर के अंदर ये सब देख सकते हो और वो एक दूसरे से नेटवर्किंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये EC2 का कुछ सर्विसेज है, इसके ऊपर आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, फारगेट है यहाँ पे, फिर ECS है, जो इसका कंटेनर सिस्टम है वो है, कुछ स्टोरेज वगैरह है, EFS से NFS माउंट की तरह के थ्रू जुड़ा हुआ है ये। तो आप अगर आपके अकाउंट में हो तो आप इस तरीके से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। अब आप सोचें ऐसे कई सारे आपके मतलब AWS के क्लाइंट हो गए जो बिल्कुल इससे भी कॉम्प्लेक्स या इस ऐसा ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या उन्होंने बनाया होगा। तो ये क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं। किसी को सिस्टम देना तो वर्चुअल सिस्टम दो, और जैसे VMware में होता है तो VMware में हमारा वेब का खुलता है कुछ, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सर्विसेज बनाते हैं। सेम इसी तरह AWS ने क्या किया, उन्होंने भी एक कहें तो वेब का एप्लीकेशन बोल लो या वेब इंटरफेस बोल लो या कंसोल बोल लो, वहाँ से उन्होंने कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग करी कि ये जो सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास ये जो सर्विसेज है इन्होंने खुद बनाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने खुद हर चीज़ को खुद बना के रखा है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल जो अगर आप कहें कि इसका एग्जांपल क्या है, तो अगर मैं बात करता हूँ मैसेजिंग की, तो जैसे अमेज़ॉन का आप एक सर्विस है जो कि मैसेज सेंड करता है, या जो होता है ना कि हमारा रैबिट MQ होता है या एक्टिव MQ होता है अपाचे का, वो एक्चुअली उसको बैकएंड में वो यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। इवन जो इनका जो EC2 वाला जो ये जो मशीन है, जो EC2 वाला जो हमारा मशीन है, ये भी KVM बेस्ड जो हमारा वर्चुअल मशीन होता है ना, KVM बेस्ड, एक तो केमू होता है लाइनक्स में, एक होता है KVM, 2 ही होते हैं। तो केमू यूज़ नहीं करते, वो KVM यूज़ करते हैं,
इसके अलावा वो जेन भी यूज़ करते हैं, जेन हाइपरवाइजर भी यूज़ करते हैं। तो आप देखें AWS ने कुछ नहीं किया, उनका बस ये था कि फ्रंट एंड बना दो और ये सब सर्विसेज को एकदम अच्छे से ऐसा इस तरह से इसको सेटल आप इस तरीके से बनाओ कभी खराब ना हो, खराब भी हो तो दूसरी जगह से चल जाए। तो ऐसा उन्होंने सेटअप बनाया। आप सोचिए कितने बड़े स्केल पे बनाया उन लोगों ने, पूरा दुनिया भर में फैल गया ये, ठीक है तो डेटा सेंटर आप चाहो तो आप भी बना सकते हो, बट वही कि उतना बड़ा बनाना मुश्किल है, बहुत पैसे लगेंगे उसमें। तो ये इस तरीके से ये चलता है। अमेजोन S3 की बात करें तो इसके पीछे क्या है, एक रेड टेक्नोलॉजी। रेड मतलब क्या होता है, आपका जो हार्ड डिस्क होते हैं, है ना, हार्ड डिस्क को आप क्या कहते हो, छोटे स्केल पे बात करें तो 5 हार्ड डिस्क को लो और उस पर आप रेड टेक्नोलॉजी डाल दो तो वो एक ही हार्ड डिस्क बन जाएगा और उसमें आप फाइल डालते रहो, कभी खराब ही नहीं होगा, ठीक है। आप उस वहाँ पे डालोगे और मान के चलो आपको सिस्टम में ये मतलब बोलने लग गया कि एक हार्ड डिस्क खराब हो गया, रेड की वजह से वो आप हार्ड डिस्क को हॉट रिप्लेस कर सकते हो, उसको आप निकाल सकते हो, चलते चलते आप उसको निकाल दो और नया हार्ड डिस्क डाल दो, चल गया। तो ये सर्वर वाले बंदे जिनको जो ब्लेड सर्वर्स पे काम कर चुके, स्टोरेज पे काम कर, उनको ये सब चीज़ अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्टोरेज मतलब हाईली अवेलेबल रहता है इन्वायरमेंट और इस तरीके से इनका डेटा सेंटर बनता है। यही बात करें अगर RDS में, अब डेटाबेस की बात करते हैं, भाई नाम तो उन्होंने अमेजोन ने दे दिया RDS, लेकिन उसके पीछे है क्या, MySQL है, MySQL फ्री है, PostgreSQL है वो भी फ्री है, MariaDB फ्री है, Oracle, तो Oracle अगर आप ला रहे हो तो आपके खुद के लाइसेंस ला सकते हो या उनसे लाइसेंस खरीद सकते हो। MySQL क्या है भाई, उसके भी लाइसेंस है, या तो आपके पास खुद का लाइसेंस है तो आप दे दो, नहीं तो वो अपना खुद का लाइसेंस लेंगे, उसके बाद उसके हिसाब से पैसे लेंगे। बस उन्होंने जो एक इंटरफेस बनाया है और जो सर्विसेज है उसको बहुत अच्छे से मतलब होस्टेड मैनेज कर दिया। अब मैनेज वो कर रहे हैं, बस यही चीज़ है, वो मैनेज करने का ही पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं। आप चाहो तो आपका खुद का डेटा सेंटर भी कर सकते हो, बट अमेजोन ने काफ़ी अच्छा काम किया इसकी वजह से। ऐसी डेटाबेस की बात करें, अमेजोन ऑरोरा, उन्होंने नाम दिया ऑरोरा, इसके पीछे MySQL पोस्टग्रेस है, ठीक है। DynamoDB इन्होंने नाम दिया, NoSQL चलता है उसके पीछे, ठीक है। अब अमेजोन लैम्डा की बात कर लें, वो क्या है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर है, वो फंक्शन एज अ सर्विस है। अब ये सोचेगा कि कोई भी नॉर्मल आदमी ये सोचेगा ना कि जो अमेजोन है इसने इसको इन्वेंट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है ये। जैसे कि अपाचे का ओपन विस्क है, एक ओपन फास्ट आता है, ऐसे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको फंक्शन एज अ सर्विस देते हैं। आप उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप जैसे फंक्शन एज अ सर्विस इस तरह के सर्विस बना सकते हो, उसको आप यूज़ भी कर सकते हो। तो अमेजोन ने सिर्फ वो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके एक अच्छा इन्वायरमेंट बना दिया ताकि वो ख़राब ना हो। सिंपल सा क्या होता है, अगर मैं एक बात करूँ फंक्शन एज अ सर्विसेज की, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे आप एक लाइनक्स का कंटेनर ले लो, या इस तरीके से उन्होंने उसको बनाया है कि जैसे वहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें PHP का 7.0 वाला इन्वायरमेंट बना दो, तो करता क्या है, ऑटोमेट होता है, ऑटोमेटिव तरीके से अपने आप एक कंटेनर बन जाता है लाइनक्स का, उसके ऊपर PHP डाल देगा 7.0 और जो जो उसको मॉड्यूल चाहिए होंगे वो सब डाल देता है, और उस पर नेक्स्ट जॉब से पूछता है कि अपना कोड डाल दो, वहाँ पे अपना कोड जैसे अपलोड करते हैं वहाँ पे पहुँच जाता है वहाँ पे, और जैसे आप रन करोगे तो रन हो जाता है। तो एक सिर्फ रन टाइम देता है ना वो। तो ये एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बताया, ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनके जो लाइनक्स के कंटेनर होते हैं ना उस पर ही चलता है, बट लाइनक्स का कंटेनर कौन मैनेज कर रहा है, ये मतलब सवाल है। तो ये AWS यूज़ करता है, कहते हैं उसको कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर, बट आर्किटेक्चर तो उसके पीछे भी है, बट हमारे लिए नहीं है, जो एंड यूज़र उसके लिए नहीं है, क्योंकि आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको सर्वरलेस कहा गया है एंड यूज़र्स के लिए, उनके लिए तो वो खुद मैनेज करते हैं। तो ऐसे कई सारे सर्विसेज हैं जो AWS ने थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर हैं उसको लेके उसको बनाया हुआ है, ठीक है। EKS जो है, अब कुबरनेटिस है, कुबरनेटिस किसका है, AWS का थोड़ी ना है, वो तो गूगल ने बनाया था, गूगल ने दिया था उसको। ऐसे एक इनका सर्विस है इलास्टिक बिन स्टॉक, उस पर क्या होता है, पहले से बने बनाए बहुत सारे आपको वर्चुअल मशीन मिल जाते हैं, उसमें उसको जो बनता है वो मोस्टली उस पर आप चाहे तो मतलब कई तरह के आपके इन्वायरमेंट अगर आप चूज़ करते हो कि मुझे Node.js बना दो, तो वो आपका वर्चुअल मशीन बन जाएगा Node.js में, इवन आपके कंटेनर्स भी बन जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे। जैसे एक इनका सर्विस है EMR, इलास्टिक मैप रिड्यूस। अब हम सुनते हैं मैप रिड्यूस, बट एक्चुअली में इसके पीछे है क्या,
इसके पीछे है अपाचे का हडूप और अपाचे का स्पार्क। आप समझ रहे हैं, मतलब ये जो दो सर्विसेज है इसको यूज करके उन्होंने मैप रेड्यूस बना दिया। तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल इसके लिए। ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसी को ना वो मैनेज करते हैं। बाकी अगर आपको मान के चलो कि आपको अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क अच्छे से आता है तो आप मैप रेड्यूस आप आराम से इस पर कर सकते हो। बस इंटरफेस थोड़ा अलग होगा। इंटरफेस आपका क्या होगा ना, वेब के थ्रू होगा। इसी तरह से जैसे कई सारे हमारे और भी टूल्स होते हैं, जैसे CDN टूल्स है, एज कंप्यूटिंग है, हमारा जो अमेजॉन MQ जो बना हुआ है वो एक्टिव MQ और रैबिट MQ से बना हुआ है। किनेसिस जो है जो स्ट्रीमिंग करता है, जैसे काफका होता है उस टाइप के ये भी सर्विसेज होता है। रेड शिफ्ट है, अब रेड शिफ्ट जो है अपना PostgreSQL डेटा स्टोरेज और भी कई सारे इसके टूल्स होते हैं उनसे बना हुआ है। क्लाउड फॉर्मेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये जो है इसके थ्रू ये भी मतलब इन्होंने कस्टमाइज इसको किया होगा अपने जो लैंग्वेजेस हैं उसके हिसाब से। तो कुछ सर्विसेज इन्होंने खुद बनाए हैं, कुछ जो ऑलरेडी जो ओपन सोर्स टूल्स थे या जो भी टूल्स जो चल रहे थे उनको इन्होंने चुन करके इसको मैनेजेबल बनाया हुआ है। ठीक, तो अमेजोन जो है ना ये एक्चुअली रिलाई करता है मिक्स ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे। तो बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज करके जो एंड यूजर्स हैं जो AWS यूज करते हैं उनको ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिया जहां से वो उस जो वेब इंटरफेस है या AWS का जो कंसोल है वहां से उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। बाकी अगर आप बैकएंड से वैसा करते हो, मतलब बैकएंड में अगर आपने पहले कभी काम किया, उसके कहने का मतलब है कि आपने PostgreSQL को जानते हैं, उस पर आपने बहुत अच्छे से काम कर रखा है, ठीक है, तो आपको अमेजोन RDS में काम करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। आप समझते हो। तो यही है कहने का मतलब, ये है कि AWS ने क्या किया, बहुत सारे जो ओपन सोर्स टूल्स हैं उसको उन्होंने इतना सिंपल कर दिया, इतने अच्छे से उसको बनाया हुआ है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसी के पैसे लेते हैं वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये आई थिंक एक क्लाउड, या आप ये कह सकते हो कि एक डेटा सेंटर में इस तरह से काम होता है, आप ऐसे मान के चलो। इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं सब ये। और अगर आप मशीन की बात करो तो EC2 आपको मिलेगा वहाँ पे। बाकी प्रैक्टिकल्स करेंगे ना तो काफ़ी कुछ समझ आएगा आपको। ठीक है, एक मेरे पास और भी मैप है, वो भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि ये मेरे पास, ये देखिए, ये आपका जो वर्कलोड है, जैसे आप अगर कभी भी आपका अकाउंट बनाओगे तो ये इस तरीके का आपका वर्क फ्लो का बनेगा चार्ट। यहाँ पे आप देखो जो क्लाउड फ्रंट है यहाँ पे दिखा रहा है, फिर S3 बकेट है, ये देखिए यहाँ पे बिलिंग कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्राइवेट सबनेट में आपका ये देखिए अमेजोन का नेपच्यून लैम्डा रिजॉल्वर, ये देखिए इसी के अंदर आपके फारगेट है, ये आपका इलास्टिक कंटेनर सर्विसेज, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्रीज, कोड बिल्ड है, ये सब। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक सिंपल सा इसको एक डायग्राम है, पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा ये क्या है, कैसा है, फ्रंट एंड कैसे चलता है हमारा। ठीक है, AWS का SDK क्या होता है, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। AWS का कॉन्फ़िग क्या होता है, तो हर चीज़ आप वेब जो इनका जो कंसोल है उससे कर सकते हो, लेकिन इसमें CLI भी है, SDK भी है, उसको भी जानना जरूरी है। उससे और फास्ट काम होता है, खासकर ऑटोमेशन में। जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं टेराफॉर्म की, अगर मुझे कुबरनेटिस का एक क्लस्टर बनाना है तो मैं टेराफॉर्म से तुरंत बना सकता हूँ। मान के चलो मुझे 2 घंटे के लिए बनाना है, 2 घंटे बना के मुझे कोई क्लास बनाना है, क्लास बना के मैं उसको तुरंत बंद कर देना चाहता हूँ, मैं टेराफॉर्म यूज़ करूँगा। टेराफॉर्म क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, वहाँ से मैं बोल दूंगा। अब वो ऑटोमेशन टूल है, इसके बारे में कभी बात करेंगे जब ऑटोमेशन का क्लास आएगा। तो जैसे मैं उसको कमांड दूंगा कि मेरे को एक कुबरनेटिस का वहाँ पे क्लस्टर बना दो, उसमें 2 नोड डाल दो, वो बना के दे देगा। जैसे ही मेरा क्लास खत्म हुआ फिर मैं इसको बोल दूंगा कि इसको हटा दो, तो तुरंत हटा भी देगा उसको। तो वो सब ऑटोमेशन भी हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा आर्किटेक्चर, इसको पूरा हम करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें होते हैं साइड बाय साइड। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो आपका AWS का जो इंटरफेस है। जैसे आप इस पर अगर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको aws.amazon.com पे जाना पड़ेगा। आपको एक बार क्रिएट करना पड़ेगा AWS का अकाउंट, और यहाँ इसके बाद
आप चाहें तो अपना ट्रायल भी ले सकते हैं इसमें। ट्रायल के थ्रू आप कुछ महीने तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद और कुछ मतलब उसमें कैपिंग भी रहती है। आपके कई सारे जो सर्विसेज होते हैं ना, वो मतलब कई सारे जो सर्विसेज हैं वो पेड रहते हैं, आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, जो फ्री सर्विसेज हैं EC2 वगैरह है और जो नॉर्मल S3 वगैरह है वो कैपिंग में नहीं रहते, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इवन EC2 में भी जो बड़े मशीन्स होते हैं आप उसको भी यूज़ नहीं कर सकते आपके ट्रायल पीरियड में। ट्रायल ही मान के चल रहे हैं उसको, जो आपको जो ट्रायल देते हैं ना वो लोग ट्रायल ही मान के चलें, फुल फ्लैश नहीं होता, बट एक सीखने के पर्पज़ से वो काफ़ी अच्छा होता है। और अमेज़ॉन देखो, अमेज़ॉन तो उसको प्रमोट करेगा ना, सेम ऐसे एज़्योर भी है, सेम ऐसे GCP भी है, तो वो सब एक ही मतलब एक तरह से मतलब ट्रायल देते हैं ताकि आप इसको, वो आपको इनकरेज करें इसको यूज़ करने के लिए। प्राइसिंग मॉडल आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्री टियर है ना, AWS फ्री टियर, तो यही है। यहाँ पे ना 12 मंथ्स का आपको कुछ मिलेगा इसमें, और इसमें क्या होगा, आपको कुछ लिमिट होगा। देखिए आप यहाँ पे ये आपको कुछ लिमिट मिलेगा। कंप्यूट 750 आवर्स, स्टोरेज 5 GB, डेटाबेस 750 आवर्स। तो ये सब आपके लिमिट्स होंगे कि क्या क्या इसमें आपको दे रहे हैं, तो ये सबको आपको एक्सप्लोर करना होगा अगर आप कभी फ्री अकाउंट में बनाते हो ना। हाँ, तो सीखने के लिए परफेक्ट है, ये सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, बट बड़े सर्विस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला है ना, इसको आपको साइन अप करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड का आपको देना पड़े, क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो शायद $1 या ₹1 या ₹2 पता नहीं कितना है, वो उतना काटते हैं, और उसके बाद आपको अकाउंट दे देंगे। 12 महीने के लिए फ्री होगा, आप जो भी सर्विसेज इसके अंदर यूज़ कर सकते हो जो इन्होंने बताया हुआ है, जो लिमिटेड ट्रायल के अंदर जो आता है वो, और इसको आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम ये भी देख रहे थे ना कि ये जो AWS है ओपन स्टैक टाइप का ही है, या ओपन स्टैक है वो AWS जैसे ही है। अब ओपन स्टैक में आप, जैसे आप ओपन स्टैक आप खुद का बनाते हो मान के चलो, और उसके अंदर अभी ऐसी इस तरह के जैसे AWS ने सर्विसेज बनाया, अगर वैसे बना के उसके इंटरफेस को आप ओपन स्टैक जैसे बनाते हो तो आप भी एक क्लाउड प्रोवाइडर हो गए ना। फिर अगर आपको अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसे कर करके कई लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे क्लाउड प्रोवाइडर, आप DigitalOcean को भी देख लीजिए, बहुत बाद में आया लेकिन वो उसने भी तो ऐसा किया। आप जैसे कि हॉस्टिंगर को देख लो, हॉस्टिंगर भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, इतना बड़ा नहीं है, उसका तो एकदम लिमिट है, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, एक फ्रंट एंड से ही आप सब चीज़ मैनेज करते हो ना, जैसे अपना AWS का क्लाउड, ये AWS का जो कंसोल है वहाँ से, तो वो भी एक न दिन कभी न कभी वो भी अपने क्लाउड ले आएंगे। और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और कल IBM आ गया, अलीबाबा आ गया, बहुत सारे, हर कंट्री के अपने अपने कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, बट जो यूनिवर्सल है वो यही है आपके AWS, आपका एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का, और आपका GCP गूगल का। इसके बाद नंबर आता है ओरेकल, IBM, अलीबाबा वगैरह सब। ठीक है, आयोनोस है, और भी लाइनोड है, कई सारे ऐसे, तो उनकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा जो फोकस होगा AWS पे होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या हम AWS का जैसे इन्वायरमेंट अपने लोकल पे डाल सकते हैं। बिल्कुल, मुझे AWS जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हैं। तो एक तो मैंने बताया था कि ओपन स्टैक, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे ये है ना, वैसा बिल्कुल नहीं, इसके जैसे बिल्कुल सेम कमांड मुझे चाहिए। हाँ, तो एक सॉल्यूशन है, वो हम पहले करेंगे, उसके बाद हम AWS स्टार्ट करेंगे। उसको हम कहते हैं आई थिंक उसको हम कहते हैं लोकल स्टैक। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, बट इनके क्लाउड में भी होते हैं खुद के, वहाँ पे भी आप कर सकते हो इसको। गिटहब में आप जाएंगे, यहाँ पे लोकल स्टैक है। ये क्या करता है ना, ये अगर मैं इसके साइट पे जाऊँ, इसका साइट का नाम है लोकल stack.cloud, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये देखिए, रन लोकली डिप्लॉय ग्लोबली। ठीक है, ये क्या करता है, आप जो भी आपका AWS का एप्लीकेशन वगैरह है, आप उसको लोकली टेस्ट कर लो, उसको अच्छे से जो करना है आप कर लो, उसके बाद इसको डिप्लॉय कर सकते हो वहाँ पे चाहो तो। बाकी इसको दूसरे वे में आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप इससे बिल्कुल AWS का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो बिना AWS पे जाए। जैसे आप मोस्टली यही होता है ना कि जैसे AWS के बहुत सारे सर्टिफिकेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो मतलब नॉर्मल यूज़र होता है ना, जो आपका नॉर्मल यूज़र है, उसके पास वो नॉर्मल काम करता है वहाँ पे, 1-2 मशीन बना दिया, इधर उधर 2-4 सॉफ्टवेयर में, मतलब वहाँ पे सर्विसेज उस पर काम करके देख लिया। लेकिन जो थोड़ा जो ऊपर के जो होते हैं, जो रियल डेवऑप्स होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं। लोकली आप उसको अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि बैकएंड में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें।
ये भी जैसे हमने लास्ट जो ओपन स्टैक में हमने देखा था कि एपीआई के थ्रू कॉल कर रहा है, हमने वहाँ पे एपीआई देखा था कैसे उसमें काम करते, सेम ये भी आजकल जितने भी ये हैं सब ऐसे ही बनते हैं एपीआई के थ्रू। तो एपीआई से कॉल, अगर मैं AWS CLI की बात करूँ तो क्या करेगा, वो एपीआई से कॉल करेगा और आप मतलब बात कराएगा, और एपीआई हमने पहले भी कई बार पढ़ाया हुआ है। तो इसको हम एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे हमारे इस सेशन में, और उसके बाद थोड़ा सा इसको हम कंपेयर करेंगे AWS से, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे हमारा AWS का नेक्स्ट क्लास। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। तो अगर आप लोकल स्टैक के डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड के अंदर। यहाँ पे आप इसको लिनक्स, मैक, विंडोज़ और पाइथन के थ्रू भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ में सिंपल है, यहाँ पे इसको डाउनलोड करो आप, एक जिप फाइल होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करो और उस फोल्डर के अंदर जाके आपको इसको सिर्फ रन कराना है। ठीक है, बाकी मैं इसको चाहूँगा कि मैं एक बार लिनक्स में करूँ, मेरे पास लिनक्स का सर्वर है, उस पर करके देखते हैं। तो ये एक तरीका है लिनक्स में, बस ये है कि आपको जो जिप फाइल है इसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, इसके बाद इसको अनजिप करना है, अनजिप करने के बाद आपको ये देखिए ये कमांड, इस कमांड से वर्जन पता चल जाएगा। फिर स्टार्टिंग का अलग कमांड है, वो मैं आपको बताता हूँ। और बात करें पाइथन की, तो इसमें आपको पिप के थ्रू कर सकते हो आप, पाइथन 3 -m पिप इंस्टॉल अपग्रेड लोकल स्टैक, ये अपग्रेड का बता रहा है। और इस तरह से हम इंस्टॉल भी करेंगे, इंस्टॉल करके जो सा भी आपको वर्जन करना है ना, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों है ऐसा। तो इसके अगर मैं आपको इसका अगर मैं यूज़र गाइड दिखाऊं तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा। ये देखिए इतने सारे सर्विसेज हैं जो ये सपोर्ट करता है, और वो सभी सपोर्ट करता है। जैसे अगर मैं लोकल AWS सर्विसेज के ही अंदर जाऊँ, ठीक है, ये देखिए इतने सारे जो सर्विसेज हैं ये सब सपोर्ट करता है, इतने सारे हैं इसके अंदर। बट कुछ इसमें से सर्विसेज ऐसे हैं जो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ सकते हैं, मतलब जो फीचर कवरेज है ना वो प्रीमियम होगा। इसका ये फ़ायदा है कि आपको AWS को नहीं छेड़ना है बिल्कुल, इसको आप यूज़ करो अपने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। जैसे कि आपकी कंपनी में लोकल स्टैक का सर्वर बना लो और उस पर आप जो भी आपको जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आप वहाँ पे बना लो। उसके बाद उसी को आप माइग्रेट कर दो आपके AWS में, वहाँ से डायरेक्ट माइग्रेट भी हो जाता है, तो वहाँ पे वो डायरेक्टली चल भी जाता है। एक तरह से इसको आप ऑटोमेशन भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप AWS में कुछ बनाते हो तो कॉस्ट लगेगा, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट लगेगा। वहाँ पे लोकल पे अगर आप करते हो ये सब काम, उतना कॉस्ट नहीं लगने वाला, थोड़ा कम ही लगेगा, और इसको आप अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अलग से अकाउंट बना देती हैं वहाँ पे कि डेव अकाउंट में बिल्कुल वैसे ही बना दो इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा कॉस्टली होता है वो। आप एटलीस्ट ये है ना कि जो इनिशियल जो स्टेज है जहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्ट है आपके पास उसको आप करना चाहते हैं तो उसको छोटे पैमाने पे या छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कर लो, तो उससे क्या आपके पैसे काफ़ी बचेंगे। नहीं तो AWS बहुत महंगा सर्विसेज है, और अगर आप टेस्ट में भी जाते हो तो टेस्ट के फेस में या जब डेवलपमेंट और टेस्ट होता है उसी फेज में, मतलब प्री प्रोड जो आपका जो वे है, मतलब जो आपका वर्क फ्लो है, उतने में आपके बहुत पैसे चले जाते हैं। तो उसको बचाने का तरीका है, इसलिए लोकल स्टैक है। कुछ फीचर्स इसके प्रीमियम है, बाकी इसको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम थे इंस्टॉलेशन पे, मैं कोशिश करूँगा कि इसको लिनक्स पे इंस्टॉल करूँ। तो लिनक्स पे मुझे कहा गया है कि x86 के लिए ये वाले कमांड मुझे यूज़ करने हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में डायरेक्ट डाउनलोड हो रहा है, ये मुझे डाउनलोड नहीं करना। फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, और मैं जाऊँगा मेरे उबंटू के सर्वर पे। ठीक है, मैं यहाँ करूँगा कर्ल, और ये देखिए तो ये जो मेरा लोकल स्टैक का CLI है ना, ये डाउनलोड होने लग गया। थोड़ा सा बड़ा होता है, ये हो जाएगा। इसके होने के बाद मुझे इसको अनटार करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे उसके अंदर जाके ये यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे जो अनटार कहा जा रहा है ना कि अनटार कहाँ पे करना है, तो वो यूज़र लोकल बिन पे कहा जा रहा है कि आप इसको यहाँ पे कर दो। तो इसका मतलब ये है कि आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे विंडोज सिस्टम 32 होता है ना, उसके अंदर आप कोई भी exe फाइल डाल देते हो आपके, जैसे kubectl भी वहाँ पे डालते हो, तो कहीं से भी वो आप उस कमांड को कॉल कर सकते हो, तो पाथ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये यूज़र लोकल बिन जो होता है ना, ये आपका ऐसा मान के चलो कि मेन जो बाइनरी फाइल्स होती है या फिर एप्लीकेशन के फाइल्स होते हैं सब यहीं पे होते हैं, और वो सिस्टम पाथ के अंदर ऑलरेडी होता है। तो आप इस डायरेक्टरी में डाल देंगे
तो जो लोकल स्टैक है वो चलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड हो चुका है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लोकल स्टैक ये है ऑलमोस्ट 37 MB है। इसको मैं करता हूँ अनटार। अनटार मैं कहाँ पे करूँगा, यूज़र लोकल बिन पे। तो सुडो कमांड चला दिया मैंने, ये इसने लोकल स्टैक तो अनटार कर दिया। ठीक है, लोकल स्टैक के नाम से। अब ये बोल रहा एक बार वेरीफाई कर लो इस कमांड को कि चल रहा है नहीं चल रहा। ये मेरा कमांड था, ये देखिए, तो मेरा लोकल स्टैक अब इंस्टॉल हो गया। इतना सिंपल सा स्टेप है इसके अंदर कि आपको और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं डॉकर के थ्रू भी कर सकता हूँ, डॉकर कंपोज, इवन मैं कुबरनेटिस में भी डायरेक्ट इसको कर सकता हूँ, इतना इसमें फैसिलिटी है। ठीक है, ये कम्युनिटी वर्जन के लिए बोल रहा है कि आप ये वाला स्टैक यूज़ कर लो, और प्रो के लिए ये देखिए प्रो में काफ़ी कुछ है। इसका बस मोटिव यही है कि आप AWS पे अपने जो भी डेव या जो टेस्ट वाला जो काम है ना वो आप लोकल पे कर लो। एक बार पूरा सेटिस्फाई हो गया फिर यहाँ से वहाँ आप माइग्रेट कर लो। तो इससे पैसे बचाने का मतलब तरीका ये बता रहा है लोकल स्टैक। और ये जो आपको एक्सपीरियंस देगा बिल्कुल सेम हमारा AWS की तरह ही देगा, क्योंकि बना ही AWS जैसे ही है बिल्कुल। ये पाइथन पे ही बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसके, और उसके थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हो। हाँ, इसमें आपको जैसे हमारा जो इंटरफेस है ना वैसा नहीं मिलेगा, इंटरफेस थोड़ा सा इसका अलग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक यहाँ पे ऑथ टोकन है, ये देखते हैं ऑथ टोकन क्या कह रहा है। ऑथ टोकन टू स्टार्ट, ये देखिए मैनेजिंग योर लाइसेंस वगैरह भी है यहाँ पे, लाइसेंस भी आप डाल सकते हो प्रो वर्जन के लिए। और लोकल स्टैक CLI के लिए लोकल स्टैक ऑथ सेट टोकन योर ऑथ टोकन। ठीक है, और लोकल स्टैक स्टार्ट, ये आपको करना होगा। तो कॉन्फ़िगर कैसे करना, लोकल स्टैक ऑथ टोकन एनवायरनमेंट वेरिएबल टू कंटेन योर ऑथ टोकन, यू कैन कॉन्फ़िगर योर ऑथ टोकन इन सेवरल वेज डिपेंडिंग ऑन योर यूज़। ठीक है, तो ऑथ टोकन भी चाहिए होगा इसके लिए कि किस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये इसका ऑथ टोकन का पेज है, यहाँ पे मुझे होगा तो साइन अप करना पड़ेगा। और एक बार देखते हैं ये अगर बिना ऑथ टोकन के चलता है क्या। लोकल स्टैक स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं करूँगा sudo लोकल स्टैक स्टार्ट, यही कुछ कमांड था यहाँ पे। ये देखिए ये भी क्या कह रहा है, पूलिंग कंटेनर वगैरह, अब जो भी है मतलब एक इन्वायरमेंट बनाएगा। अब पूरा का पूरा आपका AWS का इन्वायरमेंट ये बनाएगा, और उसके बाद इससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। थोड़ा वेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इस पे हम ग्राफिकल जो है ना जैसे कि कंसोल देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है इस पे आपको AWS CLI मिल जाएगा, और एक और मिल जाएगा AWS लोकल नाम का, जो कि डेव स्टैक का ही कह लें एक रैपर है AWS CLI जैसे। बाकी अगर बिल्कुल AWS जैसे ही काम कराना है तो आप AWS CLI पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा sudo apt install, अगर AWS CLI है तो इंस्टॉल कर देगा वो। ये है नहीं बोल रहा है अभी ये, तो या तो मैं पिप के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लूँ, एक ये भी तरीका है। तो फिलहाल मैं पिप इंस्टॉल AWS CLI, या पिप 3 होगा आई थिंक, देखता हूँ ये है कि नहीं। पिप 3 भी नहीं है, पिप भी नहीं है, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप, और उसके थ्रू मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नहीं तो जो AWS होता है ना, अगर मैं यहाँ पे ऐप सर्च करूँ और AWS CLI ये सर्च करना चाहता हूँ मैं, तो देखिए एक्चुअल में ये AWS CLI है नहीं ना, तो मुझे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जैसे आप अपने सिस्टम में अगर AWS का अगर रिमोट मैनेजमेंट करना चाहते हो CLI के थ्रू, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। आपका जो कहें एंड पॉइंट कह लें, या जो API का आपका जो URL होगा वो AWS नहीं होगा, वो आपका लोकल स्टैक होगा। लोकल स्टैक में आपने क्या करिए, एक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ऑलरेडी, आपके लोकल में चल रहा है, कहीं बाहर नहीं चल रहा, लोकल में चल रहा है। ठीक है, और आपको बस एंड पॉइंट बताना है कि आपका जो है एंड पॉइंट वो आपका AWS नहीं है, ये लोकल स्टैक है, और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उसको मुझे मैनेज करना है, या उस पर मुझे कुछ काम करना है। तो इस तरीके से हम करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं करता हूँ ऐप इंस्टॉल, देखते हैं ये होता नहीं होता।
इंस्टॉल पिप। पिप देखते हैं इंस्टॉल होता नहीं होता। ये आई थिंक 200 MB का है, ये हो जाना चाहिए। पिप जो होता है ये देखो पाइथन तो आपके उबंटू के अंदर ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। पिप बस इसका पैकेज मैनेजर ऐसा आप मान के चलें। तो पिप के थ्रू हम क्या करेंगे, AWS CLI इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे तो आप AWS से भी जो उसके पैकेजेस आते हैं उससे भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं जो इनबिल्ट है मैं वही टूल यूज़ करके इसको करना चाहता हूँ। पिप के थ्रू और भी बहुत सारे काम होते हैं, और जो एंटायर लोकल स्टैक जो बना है वो ऑलमोस्ट सब पिप पे बना हुआ है, सॉरी पाइथन पे बना हुआ है। तो अगर उसके और भी आपको अलग अलग मॉड्यूल्स चाहिए तो आप पिप के थ्रू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन जो हमारा AWS लोकल है वो भी, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं करूँगा पिप इंस्टॉल AWS CLI, ऐसे कुछ होना चाहिए। ऐप इंस्टॉल पाइथन 3 XYZ, ओके। तो इसका जो कमांड होगा ना पाइथन 3 के थ्रू होगा, पाइथन 3 -m पिप इंस्टॉल AWS CLI, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये अभी भी एरर दे रहा है, एक बार देखता हूँ मैं इसको एग्जैक्टली क्या। तो पाइथन में कुछ इशू है, मैं इसको ना कर्ल से करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनजिप नहीं हुआ ये एक्चुअली में, अनजिप आई थिंक अनजिप कमांड नहीं है। sudo apt install unzip, शायद इसके बाद ये कमांड चल जाए। ठीक है, अब मैं इसको अनजिप करता हूँ। ये देखिए अनजिप हो रहा है। अनजिप के बाद इसको मुझे करना है ये इंस्टॉल, यू कैन नाउ रन, ठीक है। AWS जस्ट वर्जन, ठीक है। AWS मेरे पास आ गया है। अब इसके बाद AWS CD, अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ तो दो तरीके के कमांड AWS कॉन्फ़िगर एक होता है। हाँ, यहाँ पे आपको जैसे आपका रिमोट है, तो अगर अगर आप चाहते हैं कि रिमोट जो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर उससे आपको अगर कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे आपको IAM में जाके एक एक्सेस की और सीक्रेट की, ये दो आपको वहाँ से मिलेंगे। उसको आप डालोगे ना तो आप AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें ना, हम लोकल से एक्चुअल में लोकल स्टैक से हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो इसके एक्सेस की है या इसके एक्सेस आईडीज़ हैं वो हम यूज़ करें। उसको करने का तरीका बस यही है कि जैसे एक्सेस की मांग रहा है ना, एक्सेस की आईडी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट बस डाल दो आप, एक्सेस की आईडी भी टेस्ट डाल दो। डिफ़ॉल्ट रीजन जो है इसको आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि क्या डिफ़ॉल्ट रीजन होगा। मैं इसको फ़िलहाल जो US ईस्ट 1 है ना, ऐसा बिल्कुल डाल देता हूँ। ये बिल्कुल आपके उसकी तरह चलेगा, और इसको मैं कर देता हूँ जेसॉन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, ये अभी हमने क्या किया, अभी देखता हूँ AWS S3LS कुछ है यहाँ पे, चल रहा नहीं चल रहा है देखते हैं। देखो अभी भी ये नहीं चल रहा क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर रिकॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि अभी भी एक्चुअल में क्या है ना, ये AWS की तरफ ही जा रही है। तो इसको करने के लिए ठीक करने का तरीका देखते हैं। देखिए cd.aws एक हिडन फोल्डर बन गया है, इसके अंदर आपके क्रेडेंशियल्स वगैरह बन गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कैट करता हूँ कन्फिग को, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है आपके, और कैट करता हूँ क्रेडेंशियल्स को। इसके अंदर क्या आपका एक्सेस की आईडी टेस्ट सीक्रेट आईडी है। तो मैं क्या करूँगा ना, इसी को मैं एडिट करता हूँ, नैनो क्रेडेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, ये मेरा की आईडी टेस्ट, और ये जो भी है ये टेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट और क्या रहता है, अच्छा मुझे इसका यूआरएल सेट करना है, तो मैं यूआरएल कहाँ सेट करूँगा, ये करूँगा कन्फिग से आई थिंक। तो नैनो करता हूँ कन्फिग, यहाँ पे देखते हैं आउटपुट तक तो ठीक है। यहाँ पे ना एक हमें एंड पॉइंट यूआरएल देना पड़ेगा जो कि लोकल स्टैक को पॉइंट करे। तो लोकल स्टैक जो है किस पोर्ट पे चल रहा है, तो फिलहाल डॉकर पे चल रहा है। तो हम एंड पॉइंट यूआरएल जो देंगे, एंड पॉइंट मतलब कहने का मतलब ये अभी जो हमारा की है ना, ये रीडायरेक्ट ना करे AWS की तरफ, ये हमारे लोकल स्टैक की तरफ पॉइंट करे। कहने का मतलब ये है ताकि हम वहाँ से इसको यूज़ कर सकें। कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। HTTP:// लोकल होस्ट, इसका जो पोर्ट है 4566, ठीक है, ये हम ट्राई करेंगे 4566। कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स, एक बार देख लेते हैं नेट स्टैट STUP, ठीक है 4566 ये रहा। इस पे लिसन कर रहा है ये, लोकल पे तो लिसन कर रहा है। इतने सारे हैं पोर्ट, सब पे लिसन कर रहा है ये, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लोकल होस्ट पे ही कर रहा है ये, ठीक है। इसको एक्सपोज कर रखा है ना। अगर मैं डॉकर पे जाऊँ, डॉकर PS करूँ, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये देखिए 4566 पे ही ना इसको पोर्ट को खोल रखा है। तो लोकल स्टैक जो है ये बिल्कुल AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपको लगेगा, लोकली इंस्टॉल्ड है। और अब यहाँ पे काम कर सकता हूँ। AWS S3 LS आई थिंक ऐसे कुछ कमांड था, फिलहाल कुछ भी नहीं है। AWS S3 LS, ये देखिए बिल्कुल कमांड चल रहा है मेरा अब, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ काम करना है, मान के चलें कि अब एक प्रोफाइल भी हम कर सकते हैं। एक कमांड में डालता हूँ, अच्छा प्रोफाइल नहीं है, लोकल स्टैक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। AWS, अच्छा प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं है। AWS S3, ये देखिए अब कमांड भी उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए सब कमांड जो है ना, अब जैसे इसके कमांड्स होते हैं, आई थिंक हेल्प होगा, तो आप यहाँ पे हेल्प वगैरह भी ले सकते हैं कि कैसे कैसे S3 का जो कमांड्स वगैरह हैं वो चलते हैं और किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। देखिए CPMVRV, ठीक है, सिंगल लोकल फाइल एंड S3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्टरी सिंक MB मेक बकेट ऐसे कुछ होगा। RB रिमूव बकेट LS, तो MB करूँ बकेट का नाम तो शायद ऐसा कुछ आ जाए। देखते हैं इसको। क्यू से आप बाहर निकल सकते हो, तो AWS MB बकेट का नाम लिखता हूँ, टेस्ट कुछ ऐसा लिखूँ। तो फिलहाल कमांड गलत कमांड दिया उसने। इतने सारे कमांड की लिस्ट है। ये बोल रहा है AWS हेल्प करो, बोल रहा है AWS हेल्प। तो इस तरीके से आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एक एक कमांड का आप जो हेल्प है ना, आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा AWS जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, हमारे लोकल स्टैक से अब ये कनेक्ट हो गया है और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जो AWS के जो कमांड्स वगैरह हैं उसको हम यहाँ पर रन कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक बकेट बनाना है, तो कमांड AWS से स्टार्ट होगा और S3 API से बात करें, ये क्रिएट बकेट, इसका फुल इस तरह से फुल कमांड होता है इसका, ठीक है। AWS S3 API क्रिएट बकेट, ठीक है। पहले ठीक है, क्रिएट बकेट तक आ गए हम। इसके बाद है बकेट का बकेट क्या होगा, बकेट टेस्ट लिख देता हूँ मैं फिलहाल तो, ठीक है। रीजन भी दे सकते हैं चाहे तो, वैसे आपके कन्फिग में लिखा हुआ है, रीजन की जरूरत ही नहीं है। बाकी कन्फिग में लिखा हुआ है आपको किस रीजन में चाहिए, तो रीजन भी आप कर सकते हो, US ईस्ट, ठीक है। ये देखिए टेस्ट नाम का एक बकेट स्टार्ट हो गया मेरा। AWS S3 LS करूँगा, ये देखिए, तो मेरे पास अभी 2 बकेट आ गए हैं। तो ये आपका AWS का S3 बकेट है। ऐसे कई सारे आपके अलग अलग सर्विसेज हैं, कुछ इसमें से इम्प्लीमेंटेड हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपका कम्युनिटी एडिशन है, मान के चलो लोकल स्टैक का, तो इसमें लिमिट है आपके, आप हर सर्विसेज को यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ कुछ सर्विसेज जो है, अगर आप इनसे अगर जो टोकन लेके या लाइसेंस लेके अगर आप यहाँ पे करते हो, तो उनको आपको काफ़ी सारे इसके अंदर प्रोडक्ट मिलेंगे जिसको बिल्कुल आप S3 की तरह चला सकते हो, ठीक है। अब
एक दो कमांड आप और भी देख सकते हो, जैसे बिलिंग से रिलेटेड या जो भी, अगर जो इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा वो पहले ही बता देगा कि भाई ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। आरडीएस की बात कर सकते हैं, अगर अमेजोन आरडीएस का अगर है, अगर इम्प्लीमेंटेड है और आपके फ्री वाले इस वर्जन में इंक्लूड है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ कॉपी करना है S3 बकेट में, EC2 इंस्टेंस बनाना है या और भी कुछ करना है, वो सब आप यहाँ से आप देख सकते हो। और क्योंकि देखो अब जैसे लोकल स्टैक जो है ना, ये तो लोकल इन्वायरमेंट है, आप मान के चलो बिल्कुल अमेजोन की तरह, बट इसमें भी लिमिटेशंस है, ठीक है। आपको अगर आप इसका लाइसेंस वर्जन लेते हो तो उसमें काफ़ी सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो ये मतलब बड़ी कंपनियों के लिए होता है जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। बाकी आपको ये है ना कि एक ऑप्शंस आपको पहले से मतलब पता होना चाहिए कि अगर AWS पे अगर हम कुछ बनाते हैं तो वहाँ पे इतना खर्च हो जाता है, क्या हम ऐसे लोकली कुछ हम काम कर सकते हैं। तो AWS CLI हम और अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे कई सारे इसके कमांड लाइन है जिससे आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को आप मैनेज कर सकते हो और ऑटोमेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि लोकल स्टैक नाम का एक प्रोडक्ट है जिसको आप अपने लोकल सिस्टम पे बिल्कुल AWS की तरह वो आपको इंटरफेस मतलब AWS CLI चला सकते हो, उसके अंदर जो भी आपको काम करना है वो कर सकते हो, उसको आप एक तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। AWS CLI भी हमने पढ़ा नहीं है, क्लाउड अभी स्टार्ट किया नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम क्लाउड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा जैसे आपको लगे, आपको कभी भी ऐसा लगे कि ये जो प्रोडक्ट है यूज़फुल है आपके लिए टेस्ट करने के लिए खासकर, तो आप इसको प्लीज़ यूज़ करें। मैं आपको सिर्फ एक अल्टरनेटिव बता रहा था कि AWS का जो अल्टरनेटिव्स हैं, खासकर मैंने ओपन स्टैक बताया आपको, अभी मैंने लोकल स्टैक बताया, ऐसे और भी कई सारे हो सकते हैं। फिलहाल ये सब जो चीज़ें आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको बैकएंड बताता है, बैकएंड कैसे चलता है। अब जैसे आप इसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको आप कंटेनर के अंदर घुस के उसके अंदर देख लो कि कैसे चल रहा है और क्या कैसे कैसे मतलब वो काम कर रहा है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो AWS है मोस्टली जो उसका भी जो भी बना हुआ है पाइथन पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने दो प्रोडक्ट आपको बताया जो AWS जैसे ही था। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम जो क्लाउड है AWS का हम वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरे क्लाउड्स पे जाएंगे। आज के टाइम पे AWS जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो उससे भी ज़्यादा जो सर्विसेज हैं हमारे एज्योर में है, ठीक है। बट AWS जो है ना वो थोड़ा एक अलग ही एक्सपोजर देता है, बाकी दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। आप चाहे एज्योर सीखो या ये, अगर आप AWS भी सीखते हो तो मोस्टली जो इनके सर्विसेज हैं एक दूसरे से मिलते हैं। अगर आपने एक क्लाउड सीख लिया तो दूसरे को सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस आपको क्या है ना एग्जैक्टली जो इसका बैकएंड है वो अच्छे से समझ जाना है, कैसे काम करता है। देखो अगर आप बैकएंड जानते हो, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते हो, तो आपको मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं ना। तो उस तरह का जैसे सिर्फ ऊपर ऊपर जान लेना, भाई इस पर ऐसे क्लिक करो, इसको ऐसे क्लिक करो, इससे ऐसे करो, ये हो जाएगा, ऐसे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप बैकएंड समझोगे एग्जैक्टली वो पीछे में कर क्या रहा है तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने जो काफ़ी समय से जो हमने ये जो कोर्सेज स्टार्ट किए हमने कि AD है, एक्टिव डायरेक्टरी है, हमारा वेब सर्वर्स कैसे चलते हैं, अब उसको आप फ्रंट से मैनेज कर रहे हो तो आपको समझना चाहिए ना कैसे काम करते हैं। जैसे ये सिंपल वैसे ही है, अगर आप एग्जाम्पल लोगे एक लाइनक्स का सर्वर को हम वेबमिन के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, आप ऐसा मान के चलो, तो वो बहुत छोटा सा मॉडल है, ठीक है। बैकएंड तो आपको पता है ना, बैकएंड तो आपको पता है, आपने फ्रंट एंड एक डाल दिया वेबमिन, वहीं से आप मैनेज कर रहे हो। ये एग्जाम्पल वैसे ही आप ले लो। बाकी हम इसको क्या करेंगे ना, हम इसको और डीप में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ कमी है या कुछ और चीज़ ऐड करना चाहिए, हम उसको बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना कि हम पहले बेसिक से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसका धीरे धीरे, जैसे कि AWS के बहुत सारे आपके ना कई सारे आपको मिलेंगे, आपको अलग अलग सर्टिफिकेशंस वगैरह मिलेंगे, तो उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एक बार आपको समझ तो आए कि क्या है कैसा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।